हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो आज हम एचपीटीजीटी में जोलॉजी का जो पोर्शन आता है उसके सिलेबस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आपकी जो यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की, इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है आपसे। इसमें आपको पैथोजन पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस, जैसे कि आपको मलेरिया दे रखी है, फिलेरियासिस, एस्कैरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस एंड रिंगवॉर्म। ये कुछ डिजीजेज हैं जिनके आपको पॉजिटिव एजेंट्स का पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीजेज जो है वो कॉज होती हैं, इनके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में जब ये डिजीजेज कॉज हो जाती हैं। ठीक है, क्या क्या रिस्पेक्टिव टेस्ट हैं इन डिजीजेस के, कि हम कौन से टेस्ट हैं जिनको परफॉर्म करके इन डिजीजेस के बारे में पता लगा सकते हैं कि ठीक है जी अभी कोई टेस्ट होगा जिससे पता चल जाएगा कि ठीक है मलेरिया का ये टेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में और आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें आपको देखो वैक्सीन का टॉपिक एक दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, कौन से वैक्सीन किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए दी जाती है वो सब आपको पता होना चाहिए। देन कैंसर और HIV एड्स, ये दो डिजीजेस के बारे में देखिए डिटेल में आपको स्टडी करना है। देन एडोलेसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट का जो सेकंड पार्ट इन्होंने दे रखा है दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इन सब चीजों के बारे में पता करना है, स्टडी करना है। देखिए अब जैसे एपीकल्चर आपको पता होगा, आपने बड़ा एक कॉमन सा टर्म है एपीकल्चर, जिसमें आप हनी बीज की जो भी स्टडी होती है वो करते हैं डिटेल में। देन एनिमल हस्बेंड्री, देखिए बेसिकली आपका ये सारा का सारा ना 11th और 12th का ही टॉपिक्स मेंशन इन्होंने करे होते हैं, पर आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस जा करके थोड़ी सी प्रिपरेशन को जो है वो करना होता है अपनी। देन उसके बाद में देखिए इसी के अंदर आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का भी इन्होंने टॉपिक इसी के अंदर डाल रखा है, जिसमें आपको क्या करना है, हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ये आपका हो गया एक यूनिट कवर। देन नेक्स्ट जो यूनिट है वो दी गई है आपकी स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में देखिए आपको एक तो सबसे पहले टिश्यूज इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यूज बेसिकली इसको कवर करना है। जैसे होते हैं ना स्क्वेमस टिश्यू, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, उनको डिटेल में करना है। देन आपसे पूछा गया है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, यानी कि आपको मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एनाटॉमी जो कि डिटेल स्टडी होती है, मतलब कि इनसाइड ऑफ द बॉडी की। मॉर्फोलॉजी तो सिर्फ बाहर बाहर की फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे स्टडी हो गई। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स की करनी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये आपको सारे सिस्टम्स कवर करने हैं ऑफ द अर्थवर्म, फ्रॉग एंड एन इंसेक्ट दैट इज कॉकरोच। यानी कि देखिए अर्थवर्म हो गया, फ्रॉग हो गया और इंसेक्ट में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको कॉकरोच, जैसे आपको पता ही है आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, इंसेक्टा क्लास का मेंबर है, तो इंसेक्ट्स में कॉकरोच। तो यानी कि अर्थवर्म, फ्रॉग, इंसेक्ट, इन तीनों ऑर्गेनिजम्स के आपको डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस और रिप्रोडक्टिव, ये सारे सिस्टम्स जो है वो डिटेल में करने हैं कवर। राइट, ये आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाली यूनिट। देन फिर नेक्स्ट यूनिट आ जाती है आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में तो देखिए ये तो सिंपल सा है कि इट इज बायोलॉजी का मीनिंग और उसकी रेलेवेंस टू द मैनकाइंड आपको करना है। देन टेक्सोनॉमी के अंदर आपको स्पीशीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, राइट, वो कैसे पता लगाया जाता है। तो आपको पता होगा एक बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है बड़ा फेमस सा, उसको आप इसमें कवर करते हैं। देन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो पूरा का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद फिर इसी के अंदर थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका एनिमल किंगडम का। देखिए एनिमल किंगडम में आपको क्या बोला गया है, क्लासिफिकेशन बेसिकली इसमें आपको करनी होती है। तो देखिए आपको ये चीज तो पता ही है कि हम लोग कॉर्डेट्स करते हैं और एक होता है आपके नॉन कॉर्डेट्स, राइट। तो नॉन कॉर्डेट्स में तो आपके सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स वाले मेंबर्स आ जाते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर आपके आ जाते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, स्पाइसेस, एम्फिबियन, रिप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे किस में आ जाते हैं, कॉर्डेट्स में। और नॉन कॉर्डेटा के अंदर आपके आ जाते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एशहेलमिन्थेस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, है ना, ये सारे आपके मेंबर्स जो है वो किस में आ जाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स आप उसको बोल सकते हो। तो इन्होंने एक्चुअल में जो एनिमल किंगडम में आपको करने के लिए बोला है वो क्या बोला इन्होंने, कि देखिए जो क्लासिफिकेशन है ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, यू हैव टू डू इट अप टू द फाइलम। यानी कि देखो जो नॉन कॉर्डेट्स यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स है, यानी कि जो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एशहेलमिन्थेस, ये सारे जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है ना, उसमें आपको सिर्फ दो चीजें
ध्यान रखनी है कि किंगडम कौन सा है किसी भी एनिमल का और वो किस फाइलम को जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो किंगडम और फाइलम, सिर्फ आपको ये दो चीजें जो है वो ध्यान रखनी है इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स में। उसके बाद जब बात करें कॉर्डेट्स की, जो कि मैंने आपको बोला प्रोटोकॉर्डेट्स हैं जिसके अंदर, और पाइसेस हैं, उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, वो सारे आपके जैसे कॉर्डेट्स में आ रहे हैं। तो उन्होंने देखो कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल बोल रखी है, यानी कि किंगडम, फाइलम और क्लास। किंगडम, फाइलम, क्लास, ये तीन तक कोई भी एनिमल को आपको मतलब कि तीन टेक्सोनॉमिक लेवल्स तक की जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपका कवर हो गया डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में थर्ड वाला पॉइंट, राइट। फिर फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो इन्होंने इवोल्यूशन का भी डाइवर्सिटी वाले यूनिट के अंदर ही डाल दिया है। तो इवोल्यूशन के अंदर एक तो देखिए आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले कवर करना है, देन उसके बाद किस तरह से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुई, अगर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुई है तो उसके एविडेंसेस क्या हैं, तो सारे के सारे आपको एविडेंसेस डिस्कस करने हैं। एविडेंसेस एक तो आपको पैलियोंटोलॉजी से कवर करना है, ठीक है, और साथ में आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी भी करनी है, देन एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। मतलब देखिए बेसिकली बात कैसे हुई कि अगर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ कर रहे हो, उसके बाद में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी करें, तो अब एवोल्यूशन हुई है, इसके एविडेंसेस ही हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्लांट था या कोई एनिमल है या फिर कोई ह्यूमन ही है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है नहीं, या फिर ना ही हमारा कोई ऐसा लिटरेचर है जो कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था तब से लेकर के अब तक जिसमें हर एक चीज जो है वो मतलब कि रिकॉर्ड हुई हो, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो जितने भी एवोल्यूशन हम लोग आज तक स्टडी करते जाते हैं वो हम इसी बेसिस पे स्टडी करते हैं कि हमें एविडेंसेस क्या मिलते हैं। तो आपको एविडेंसेस एक तो पैलियोंटोलॉजिकल करने हैं इसके अंदर, और दूसरे एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस आपको कवर करना है जब आप एवोल्यूशन कर रहे होंगे। देन फिर लेमार्क की थ्योरी और डार्विन की जो कंट्रीब्यूशन है एवोल्यूशन को स्टडी करने में, वो चीज आपको कवर करनी है। आफ्टर दैट व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जैसे कि एवोल्यूशन होती किस किस वजह से, तो आपको पता है वेरिएशंस जब आती हैं धीरे धीरे करके, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन, जिसमें देखो वेरिएशन इन्होंने सिंगल लिखा है बट वेरिएशन के अंदर एक म्यूटेशन का टॉपिक आता है, आपका एक रिकॉम्बिनेशन का टॉपिक आता है। जब ये दोनों चीजें किसी ऑर्गेनिज्म में चलती हैं बेसिकली उसी की हेल्प से जो है वो एवोल्यूशन होती है विद टाइम, तो ये भी आपको करना है। देन नेचुरल सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एवोल्यूशन पार्ट विद एग्जांपल्स, टाइप ऑफ नेचुरल एवोल्यूशंस क्या क्या इसके टाइप्स हैं, देन जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और ये देखिए ये हार्डी वेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। देन अडेप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन की एवोल्यूशन, है ना। ह्यूमन की एवोल्यूशन में तो वही आ गया, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने पढ़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन रामापिथेकस, देन होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, है ना, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको ये सीक्वेंस में ध्यान रखने, इनकी रिस्पेक्टिव क्रेनियल कैपेसिटीज क्या क्या है, किस ह्यूमन ने जो था वो सबसे पहली बार फायर को इन्वेंट किया था, कैसे इन्वेंट किया था, सबसे फर्स्ट कौन सा एनिमल था जो कि टूल्स का जिसने यूज करना शुरू किया था। तो इस तरह से आपको इसको जो है वो थोड़ा सा ध्यान से कर लेना है। देन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, जो कि आपका फिफ्थ पॉइंट है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ देखिए इनहेरिटेंस में सबसे पहले तो आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसी को जेनेटिक मटेरियल क्यों बोला गया विद टाइम, इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में करना है। देन एक सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस होता है, आपको पता होगा, जैसे डीएनए से आरएनए का बनना, उसके बाद आरएनए से प्रोटीन का बनना, तो ये सारा का सारा जो है वो क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा का एक प्रोसेस है। तो बेसिकली डीएनए से फिर डीएनए का बनना, ये भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन हो जाता है। तो ये देखिए सारा जो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो कवर होता है। तो अगर आप इसमें टॉपिक्स अगर आप देखना चाहें कि आपको क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, तो देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये तो हो गया। उसके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए, देन डीएनए की पैकेजिंग, क्योंकि किस तरह से डीएनए जो है वो पैकेज किया जाता है, जैसे आपको पता होगा एक न्यूक्लियोसोम का मॉडल आता है या फिर उसको हम लोग V8 मॉडल बोलते हैं, तो वो चीज इसमें हो जाएगी। डीएनए का रेप्लिकेशन आपको डिटेल में करना है। देन सेंट्रल डॉगमा, तो वही वाली चीज आ गई, जब एक बार सेंट्रल डॉगमा इन्होंने लिख दिया तो फिर वही चीज आ गई कि डीएनए यानी क्या, रेप्लिकेशन डिटेल में करना है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों प्रोसेसेस डिटेल में आप कंप्लीट करोगे। हालांकि इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग से भी लिखा हुआ है। देन जेनेटिक कोड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। उसके बाद जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जिसमें इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ऑपेरॉन्स आपको करने हैं, जिसके अंदर लैक ऑपेरॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट,
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखिए अगर आपको ये बोला जाए तो इसमें बेसिकली जो आपको ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, एक तो आपका इवोल्यूशन का टॉपिक जिससे कि ये हार्डी वेनबर्ग वाला प्रिंसिपल आ गया, उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन से वही चीज, अलग अलग टाइप के जो ह्यूमन थे उनकी किस तरीके की क्रेनियल कैपेसिटी, मैंने आपको अभी बता दिया कौन से ह्यूमन ने कौन सा जो है इन्वेंशन किया था, कब किया था, जहां से क्वेश्चन मेनली आपको बन जाते हैं। देन इसके अलावा आपका एक और टॉपिक था यहाँ पे, हाँ जी, ये नेचुरल सिलेक्शन का, ये और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, देखिए ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आपका आ जाता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला पॉइंट, जो कि आपका 6th पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए इसमें इन्होंने, एक तो आपको पता ही है वही मेंडल का पी वाला एक्सपेरिमेंट है ना, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसके अंदर देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। देखिए इसमें ना ये ब्लड ग्रुप्स वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन है, तो आपको ये वाला टॉपिक तो करना ही है। ये आप देखोगे ये जो ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है ना, इससे छोटे से छोटा आप एग्जाम ले लो, बड़े से बड़ा एग्जाम ले लो, आपको ब्लड ग्रुप से मतलब कि अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, राइट। उसके बाद में प्लियोट्रॉपी हो गया, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, हाँ जी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अब इन्होंने इसके अलावा ह्यूमंस के अलावा बर्ड्स और हनी बीज के अंदर भी सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो पूछ लिया, तो ये भी कर लीजिएगा आप लोग। देन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर वाला। उसके बाद सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में, हाँ जी, इसके अंदर ये जो सारी की सारी इन्होंने डिजीजेज लिख रखी हैं, जो भी ये क्रोमोसोम्स से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो आपकी हीमोफीलिया वाली डिजीज है, हीमोफीलिया के बाद में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में इन्होंने दिया है थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में इन्होंने दे रखा है डाउन सिंड्रोम, और ये टर्नर और क्लाइनफेल्टर। अब देखो इसके अंदर भी अगर हम डिजीजेस को, अगर मैं आपको मेनली बात करूं डिजीजेज में, तो इसमें देखिए ये डाउन सिंड्रोम हो गई, टर्नर वाली सिंड्रोम हो गई, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गई। ये तो मतलब आप ऐसे मार्क कर लो कि ये तो इम्पोर्टेंट है। वैसे ये डिजीजेज वाला पूरे पार्ट इम्पोर्टेंट है, बट ये डाउन, टर्नर और क्लाइनफेल्टर अगेन ये बिल्कुल ब्लड ग्रुप जैसा ही टॉपिक है, जिससे अगेन आपसे हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इनसे देखने को, राइट। तो इसके साथ में आपकी जो फिर ये वाली यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाली, ये भी कवर हो जाती है। देन हम नेक्स्ट आ जाते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो यूनिट है उसके ऊपर। तो देखिए इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अंदर आपको सबसे पहले तो इन्होंने देखो हैबिटेट और नीश के बीच में डिफरेंशिएशन पूछ रखी है, और ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, बंसल एकेडमी को ज्वाइन करना है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद में पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन वाला जो टॉपिक है, ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसको आप लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी बोल देते हैं, दिस इज द पॉपुलेशन इकोलॉजी। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए पॉपुलेशन के ना एट्रीब्यूट्स पूछे जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज, बर्थ रेट, डेथ रेट, देन उसमें इसमें आपके एज के पिरामिड्स आ जाते हैं। उसके बाद में इसमें जो है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आ जाता है। तो देखिए ये पॉपुलेशन इकोलॉजी, और इन्होंने ये जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं जैसे ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिकली ये 7 वाला ही टॉपिक है। उसके बाद जो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं, जैसे कि इसको आप पॉपुलेशन इंटरेक्शन या फिर इसको जो है हम लोग स्पीशीज इंटरेक्शन के नाम से भी बुला लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर आ जाता है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म, यानी कि बेसिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं। तो कौन सी इंटरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी ऐसी इंटरेक्शन है जो कि एक तरीके से न्यूट्रल टाइप की है। तो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, स्पीशीज इंटरेक्शन, ये पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट में दे रखा है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाले यूनिट में। देन फिर इकोसिस्टम्स पे हम आ जाते हैं ना। इकोसिस्टम को एक और टर्म दी जाती है जियोबायोसिनोसिस, ठीक है, जियोबायोसिनोसिस भी हम इकोसिस्टम को बुला देते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर इसमें क्या पूछ लिया गया है, सबसे पहले तो पैटर्न क्या है इकोसिस्टम्स के, देन इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इकोसिस्टम के, देन इसके अंदर इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जो है वो किस तरह से होता है। इसमें आपको पता होगा, देखिए पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, मतलब कि आपको पता होगा जैसे 3 टाइप के पिरामिड होते हैं ना, बायोमास के लिए, नंबर के लिए, एनर्जी के लिए। उसमें फिर हम फर्दर देखते हैं कि किस इकोसिस्टम में आ गया आपका, हाँ जी, जैसे अगर मान लो हम बात कर रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर की, और मैं बोलूंगी अगर मैंने आपको दे दिया कोई भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो किस तरह का होगा, तो आप लोग आंसर करोगे कि इट इज अपराइट। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर जो है, या फिर पिरामिड ऑफ बायोमास है, या फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी है, वो किस किस टाइप के होते हैं। तो मेनली अगर जो पिरामिड्स के टाइप्स हैं वो आपको देखिए, एक तो अपराइट मिलते हैं देखने को, एक तो आपको इन्वर्टेड मिल जाते हैं देखने को, और एक जो है वो रोम्बॉइड टाइप के जो है वो देखने को मिल जाते हैं।
तो इस अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मैं आपको वैसे ही 1-2 नंबर के बता देती हूँ कि देखो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा ही अपराइट होता है फॉर ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स। तो आपका 1 नंबर एक क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। दूसरा एक और बता देती हूँ कि जो ये जो मैंने आपको बोला कि रोम्बॉइड है, तो जो आपका जो इसका पिरामिड ऑफ नंबर है, और अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम आ जाता है वो फॉरेस्ट वाला, तो वो कैसा होता है, रोम्बॉइड होता है। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको यहीं पे बता दिए। उसके बाद में हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी और उसकी कंजर्वेशन की। तो जो कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का वो आपको बताना है, पता होना चाहिए। पैटर्न बायोडाइवर्सिटी के पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, वो चीज पता होनी चाहिए। देन बायोडाइवर्सिटी का लॉस किस वजह से हो रहा है, किन कारणों की वजह से हमारी जो प्रकृति है वो खराब होती जा रही है, वो सब आपको पता होना चाहिए। हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कंजर्व करने के लिए जो है वो क्या क्या डिसीजन लिए हैं। तो देखिए हॉटस्पॉट्स सेटअप किए हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ ना कुछ सरकार जो है वो सोचती रहती है कि उनको किस तरह से रिवाइव किया जाए। एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक्सटिंक्शन ये तो उन्होंने क्या लिख दिया यहाँ पे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन रेड डाटा बुक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ने जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हैं, नेशनल पार्क सेटअप किए हैं, सेंचुरीज जो है वो सेटअप किए हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, राइट। उसके बाद में एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे कि एयर पॉल्यूशन, एयर उसका कंट्रोल, ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या है, कैसे होता है, किन किन क्या क्या रीजंस हैं, मतलब सॉरी क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम एयर को पॉल्यूट होने से जो है वो बचा सकते हैं, अपने AQI को कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ना दिल्ली का AQI कितना आसमान छू रहा है आजकल। उसके बाद में देखिए वाटर के पोल्यूशन को हमने डिटेल में देखना है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो देखना है। देन एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जो देखिए केमिकल्स हैं, तो जैसे जब बारिश होती है वो केमिकल सारे कहाँ चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में। तो और एग्रोकेमिकल्स देखा जाए तो अब क्योंकि हमारे प्लांट्स, हमारा जो भी खाने का सामान है वो यहीं पर उगता है, तो वो सारे के सारे केमिकल्स उसके अंदर भी जा रहे हैं। तो ये सारी खराब चीजें हैं जिन एक तरीके से आप बोल सकते हो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की इन्होंने बात की है, बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है। अब वेस्ट जो है वो सॉलिड टाइप का बोल रखा है इन्होंने, और रेडियो एक्टिव टाइप के, दो तरीके के वेस्ट को मैनेज करने के लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग की, ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे ये वाला टॉपिक तो हम लोग छोटे से होते हैं जब से पढ़ रहे होते हैं, बट फिर भी करना तो देखिए है ही, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम भी काफी अच्छे लेवल का कर दिया अभी हिमाचल की गवर्नमेंट ने। देन ओजोन की देखो डिप्लीशन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन। एंड देखिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है कि एनी 3 केस स्टडीज एज सक्सेस स्टोरीज एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। तो केस स्टडीज इन्होंने बोल रखा है, एनी 3 बोल रखा है। तो इसमें तो देखिए जितने भी आपके, जैसे इसमें तो सबसे पहले एक चिपको मूवमेंट ही थी जिसको आप लोग डिटेल में देख सकते हो, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू की थी। उसके बाद ओजोन के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि बना हुआ है। इसी तरह से आप और देखिए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि और आपको क्या क्या ऐसे केस स्टडीज के बारे में पता है जो कि बाद में जाकर के सक्सेसफुल भी हुई और फिर गवर्नमेंट ने जो है उनको लॉन्च भी किया, राइट। अच्छा, उसके बाद में अगर आपका ये भी खत्म हो चुका है तो हम नेक्स्ट चल लेते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हमें बताती है। तो इसमें देखिए क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज आर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं RDT, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हम इसको बुलाते हैं। इसमें आप लोग वही करोगे जो कि जैसे आपने किया होगा, दैट इज ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, TI प्लाज्मिड, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे करनी है डिस्कस। देन अब हमने देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग की कैसे जाती है, तो अब उस बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं अपने हेल्थ सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो देखिए ह्यूमन की इंसुलिन को, आपको पता है ह्यूमन की इंसुलिन को बनाया जा सकता है, ह्यूमन इंसुलिन को बनाया जा सकता है ह्यूमन की बॉडी के बाहर। कैसे बनाया जा सकता है, अगेन जब आप प्रिपरेशन करोगे हमारे साथ तो आपको पता चलेंगी ये सारी चीजें। उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन के ऊपर। तो देखिए जो वैक्सीन होती हैं, कौन सी वैक्सीन किस डिजीज के अगेंस्ट बनाई गई है, वो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसका टाइप क्या है वैक्सीन का, वो सब कुछ। उसके बाद में जीन थेरेपी क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है, कौन कौन से हैं, उनके अंदर ऐसे कौन से जीन्स डाले गए हैं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गए हैं। अगर वो मॉडिफाई हो गए हैं तो अब मॉडिफाई होकर के अब वो क्या हमें आप बोल सकते हो ऐसी क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बिना मॉडिफाई जब वो थे तब वो नहीं प्रोवाइड कर रहे थे।
तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखो बीटी क्रॉप्स आपको के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, उसके बाद बायोसेफ्टी इश्यूज में बायो पायरेसी और बायो पेटेंट्स है। अब बायोसेफ्टी इश्यूज में ऐसा होता है ना कि जैसे कई बार मान लो अगर एक वैक्सीन किसी कंट्री ने बना ली तो अब उसको पेटेंट करवाना पड़ता है उसके नाम पे, ताकि वो कहीं पे कोई दूसरी कंट्री उसका सारा फॉर्मूला वगैरह वो किस तरह से बनाई गई है वैक्सीन उसको चुरा करके उसको अपना नाम ना दे दें, तो उसको पेटेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, बायोपायरेसी होती है ना, बहुत हाई लेवल की होती है ये, तो उसको पेटेंट्स कराने पड़ते हैं। इसके बीच में आपको पता चलेगा इसके बारे में, सॉरी। देन लास्ट आपकी यूनिट आ जाती है रिप्रोडक्शन की। देखिए ये तो सारा आपका 12th का ही सिलेबस है, आपको हल्का सा अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जाना पड़ेगा इस सिलेबस को करने के लिए। तो देखिए इसमें क्या मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको करना है। देन आपको पूरी की पूरी एनाटॉमी जो है वो करनी है टेस्टिस की और ओवरी की। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आपको दो टाइप्स की होती है, देखिए मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है, फीमेल्स के अंदर जो है वो oogenesis चलती है। तो बेसिकली ये जो टेस्टिस और ओवरीज की इन्होंने एनाटॉमी लिखी हुई है, ये टेस्टिस और ओवरीज कैसे जो है अपने गेमीट्स बनाते हैं, उसी चीज को स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यानी कि गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्टिलाइजेशन आपकी आ गई, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग टॉपिक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का टॉपिक आ जाएगा। देन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, जैसे आपका जैसे एन एग और जो स्पर्म है जब वो डिप्लॉयड बन जाएंगे तो क्या बन जाता है, जायगोट। ठीक है, जायगोट के बाद में फर्दर एम्ब्रियो वगैरह बनता है। उसके बाद आपको ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक जो है वो आपकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आपको कवर करती है। राइट, इसमें देखिए जैसे जायगोट एक बार बन गया, उसके बाद में आपको पता होगा कि क्लीवेज के डिवीजन होते हैं। देन क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस क्या होता है ना, उसके बाद में जाकर ये सब आपको करवाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में देन ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन तक, ठीक बात है। उसके बाद एक बार जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, ब्लास्टोसिस्ट होने के बाद फीमेल की यूट्रस में जाकर के इसका इम्प्लांटेशन होता है, जो भी आपका ब्लास्टूला होता है। देन प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, राइट, पार्ट्यूरेशन और लैक्टेशन। इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया है कि इस चीज का आपको सिर्फ एक एलिमेंट्री आइडिया चाहिए। एलिमेंट्री आइडिया का क्या मतलब होता है कि इसकी बेसिक नॉलेज होगी तो आपके एग्जाम में उतना चलेगा। देन आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन वाला यूनिट कवर। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको क्या है, देयर इज अ नीड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब आपको पता है ना कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है वो हो जाती हैं, मतलब कि अगर हम जो है वो कुछ जो है वो अगर अपना ध्यान ना रखें तो, राइट। उसके बाद में जैसे बर्थ कंट्रोल एंड मेथड्स, देन कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमिनोसिंथेसिस, देन इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि IVF, जिफ्ट, देन गिफ्ट। इनका भी देखो आपको एलिमेंट्री आइडिया बोला गया सिर्फ, ठीक है, IVF का, जिफ्ट का और गिफ्ट का, इन तीनों चीजों का। तो देखिए ये आपका फिर कवर होता है सारा का सारा जूलॉजी का सिलेबस, जो कि HPKGT के एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिली होगी कि तो एग्जाम जो है वो डिटेल में एक्चुअल है क्या, राइट। तो अगर आपको भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बंसल अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स एंड मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।